बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने आपको प्रोक्योरमेंट की हिस्ट्री के मतलब बताया, उसमें कुछ टर्म यूज़ हुई थी जैसे कि प्रोक्योरमेंट, स्ट्रेटजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, स्ट्रेटजिक सोर्सिंग, वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर रिलेशनशिप वगैरह। तो कुछ वो दोस्त जो कि पर्सनली मुझसे रिलेटेड हैं और मुझसे गाइडेंस लेते रहते हैं, तो उन्होंने पूछा कि इन टर्म्स को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। आपने ये तो बता दिया कि ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है और ये सोर्सिंग होती है, लेकिन इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसकी कोई ऐसी एग्जांपल जिससे हमें ये समझ आ सके कि आप इनको किस तरह से प्रोक्योरमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने आपको प्रोक्योरमेंट की हिस्ट्री के मतलब बताया था कि प्रोक्योरमेंट कब, कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुई और उसकी अब किस तरह से वो इवॉल्व होती हुई करंट टाइम पर पहुंची और आगे इस प्रोक्योरमेंट ने किधर जाना है और आगे प्रोक्योरमेंट का फ्यूचर क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी वीडियो जो कि हिस्ट्री ऑफ प्रोक्योरमेंट के टाइटल से यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें जो हमने डिफरेंट टर्म्स यूज़ की थी, जिनमें से एक टर्म थी स्ट्रेटजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो ट्रेनिंग में आपको स्ट्रेटजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, स्ट्रेटजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजिक प्लानिंग का हिस्सा है और स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का हिस्सा है। यानी एज ए सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, अगर आपने एमबीए किया हो तो एमबीए में ये सब्जेक्ट काफ़ी डिटेल से स्टडी करवाया जाता है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को आप अगर पढ़ें तो उसमें स्ट्रेटजिक प्लानिंग के मतलब बताया जाता है। और स्ट्रेटजिक प्लानिंग को जब आप पर्टिकुलरली किसी फील्ड के रिलेटेड कर दें, जैसा कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है एचआर में हो सकती है, अकाउंट्स में हो सकती है, सेल्स मार्केटिंग में हो सकती है, तो ऐसे जब आप स्ट्रेटजिक प्लानिंग को प्रोक्योरमेंट से रिलेट करेंगे तो हम उसे कहेंगे कि ये स्ट्रेटजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है। दोस्तों, स्ट्रेटजिक प्लानिंग को अगर हम डिफाइन करें तो स्ट्रेटजी एक और चीज़ है और प्लानिंग अलग चीज़ है। यानी स्ट्रेटजिक प्लानिंग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। स्ट्रेटजी बनाई जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि अगर आपने कुछ पॉलिसी बनानी है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के अगले 5 साल या 10 साल में क्या करना चाहते हैं, तो वो स्ट्रेटजी जो बनवाएंगे आप एक लंबे अरसे के लिए, उसको स्ट्रेटजी कहेंगे। लेकिन अगर आपने उस स्ट्रेटजी को अचीव करना है तो उसके लिए आप डे टू डे प्लानिंग करेंगे। आप उसके डिफरेंट पोर्शन कर लेंगे, आप उसके डिफरेंट छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे। मैंने अगले 1 माह में क्या करना है, 6 माह में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है इस दौरान तो उस प्रॉब्लम को मैंने किस तरह से ओवरकम करना है और उसको सॉल्व करते हुए आगे निकलना है। तो वो जो डे टू डे प्लानिंग होगी उस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के लिए उसको हम प्लानिंग कहेंगे। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग में स्ट्रेटजी आपके लॉन्ग टर्म गोल को कहा जाता है। यानी लॉन्ग टर्म जो आपने प्लानिंग की है एक लंबे अरसे के लिए, उसको स्ट्रेटजी कहेंगे। और प्लानिंग की शॉर्ट टर्म या डे टू डे एक्टिविटी या एक थोड़े अरसे के लिए उस स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए जो आप टैक्टिक्स यूज़ करते हैं या जो आप थिंकिंग करते हैं कि मैंने इसको कैसे चीज़ है, उसको प्लानिंग कहते हैं। यानी प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है और स्ट्रेटजी जो है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। दोस्तों, स्ट्रेटजी का वर्ड रोमन आर्मी ने दिया। ज़माना कदीम में जब रोमन शहंशाह जंग करते थे तो उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजी अपने दुश्मन को कस देने के लिए अपनाई। स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप नामसायद हालात, ऐसे हालात जिसमें आप सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो, आप उसमें कुछ ऐसी प्लानिंग करें, कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करें जो कि ड्रामेटिक चेंजेस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी तब्दीली ले आएँ जो कि आप इम्पॉसिबल समझ रहे हों। तो स्ट्रेटजी से मुराद है कि आपने कुछ ऐसी एफर्ट्स की जिससे आपके नामसायद हालात बहुत अच्छे हालात में कन्वर्ट हो गए। दोस्तों, उसी ज़माने में अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि एक रोमन शहंशाह था, उसके पास 40,000 की फ़ौज थी और वो जब अपने एक दुश्मन डारियास से जंग के लिए गया तो डारियास की तकरीबन 3 लाख की फ़ौज थी और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि उसके मुकाबल था उसके 40,000 सिपाही थे। लेकिन अलेक्जेंडर ने इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि उसने अपने मद्दे मुकाबल को तनहा करके घेरा और उसको कत्ल कर दिया। इस तरह से उसकी जो फ़ौज थी, नंबर 1 तो उसकी फ़ौज डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट लोग थे और उनके लिए बादशाह और मुल्क की लॉयल्टी नहीं थी, उनके लिए किसी स्टेट की लॉयल्टी नहीं थी। लेकिन जो सिकंदर द ग्रेट जो अलेक्जेंडर था, उसकी फ़ौज उसकी अपने मुल्क की फ़ौज थी और वो डेडिकेटेड थी, वो उससे लॉयल थी, वो अपने कंट्री के लिए मरना और लड़ना जानती थी।
तो जब सिकंदर ने डारियास को कत्ल कर दिया तो उसकी फतह हो गई और उसकी जो मद्दे मुकाबल फौज थी वो वैसे ही भाग गई क्योंकि उनकी डेडिकेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। तो इस तरह से अलेक्जेंडर ने 3 लाख की फ़ौज पर 40,000 सिपाहियों से अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू फतह और कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों इससे हमें समझ आता है कि वो प्लानिंग जो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए करते हैं वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है। और ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग ऑलमोस्ट हर आदमी अपने बचपन से ही अपनी ज़िंदगी में कर रहा होता है। जैसे कि अगर आप देखें कि आपने अपने बचपन से कितने आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको पछाड़ने के लिए, उनको पीछे करने के लिए आपने उनका मुकाबला किया, आपने किस तरह से स्टडी की, आपने अपने मद्दे मुकाबल स्टूडेंट को किस तरह से उससे बेहतर नंबर लेने के लिए जदोजहद की, उसका मुकाबला किया और उसको एट द एंड जो आपके एनुअल एग्ज़ाम हुए आपने उसको पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों ये जो मद्दे मुकाबल को कम्पीट करने का प्रोसेस हुआ जिसके लिए आपने 1 साल तक अपने गोल्स डिसाइड किए और उनको अचीव किया, तो ये स्ट्रेटजी है। तो ये इसी को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने 1 साल की कि मैंने किस तरह से अपने मद्दे मुकाबल स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर लेने हैं, इसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। और ये इस तरह की प्लानिंग हर आदमी अपने बचपन से कर रहा था और प्लानिंग को हमेशा ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कहीं आगे ग्रोथ लेना चाहते हैं, प्रोग्रेस लेना चाहते हैं, तो आपको अपने उन डिफरेंट कामों के लिए प्लानिंग अपने एंड पे कर लेनी चाहिए। आपको डिफरेंट ऑप्शन को मद्देनज़र रखते हुए उसकी डिफरेंट टाइप की प्लानिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आपने किसी मद्दे मुकाबल को पीछे छोड़ना है और आपने उसके लिए आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत होगी। तो इसमें हमें 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि अगर हमने कम्पीट करना है तो हमने क्या, कब, कैसे और किस तरह से करना है। मतलब जब भी आप किसी से मुकाबला करेंगे, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, तो जब भी आप कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे तो आपको यही देखना पड़ेगा क्या, कब, कैसे और किस तरह से। तो दोस्तों इसमें किसी गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। अगर आप गलती कर जाएंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपके जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनको लगा दें, यानी आप अपने उन गोल को अचीव करने के लिए जिसके लिए आप अवेलेबल रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। दोस्तों जैसे पहले बताया कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग में फ़र्क होता है। स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म होती है और प्लानिंग शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन स्ट्रेटजी में प्लानिंग इंक्लूड होती है, जबकि प्लानिंग जो है वो उसको एज ए इंडिपेंडेंट टूल भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हम इसको इस मिसाल से वाज़ह कर सकते हैं कि अगर मैं सेल का आदमी हूँ और मैंने अगले 1 माह में डिफरेंट सिटीज़ का विज़िट करना है, मैंने कराची भी जाना है, मैंने लाहौर, इस्लामाबाद भी जाना है, मैंने फैसलाबाद भी जाना है, मैंने कोयटा भी जाना है, तो मैं जो अपनी 1 माह की स्ट्रेटजी बनाऊँगा उस ट्रैवलिंग के लिए, वो जो भी मैं प्लानिंग करूँगा उसको स्ट्रेटजी कहेंगे कि मैंने 1 माह तक इन सिटीज़ को ट्रैवल करना है, तो ये एक स्ट्रेटजी होगी। लेकिन प्लानिंग शॉर्ट टर्म होगी, वो डे टू डे, जो अगर मैंने पहले कराची जाना है तो मैं कराची की प्लानिंग करूंगा। मैं वो जो एंड पर मैंने कोयटा जाना है या मैंने एंड पे फैसलाबाद जाना है तो मैं 30 दिन बाद की प्लानिंग अभी से नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्ट्रेटजी अपने पूरे माह की बनाऊंगा और प्लानिंग मैं अपने नेक्स्ट जो फर्स्ट ट्रैवल होगा उसकी करूंगा। तो इस तरह से, और ये प्लानिंग डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट भी हो सकती है। जब आप समझ लें कि आपने कराची का ट्रैवल कर लिया और अभी आपने इस्लामाबाद जाना है, अगर आपने इसके लिए पहले से प्लानिंग की है या कर रहे हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। हालात के हिसाब से प्लानिंग चेंज हो सकती है। आपने जो गोल डिसाइड किए हुए हैं किसी स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए तो आप उसकी प्लानिंग को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी एक ही रहती है और स्ट्रेटजी हमेशा लॉन्ग टर्म होती है और प्लानिंग चेंज हो सकती है और ये शॉर्ट टर्म होती है। इस तरह दोस्तों अगर हम बिज़नेस की मिसाल लें तो आपका जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, आप क्या कर रहे हैं, आप इस बिज़नेस को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसके लिए क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। तो ये आप जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो तो ये होगी कि आपने इस बिज़नेस को, जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस अगर इस लेवल पे है तो आपने इसको किस जगह पे लेके जाना है, आप क्या चाहते हैं कि बिज़नेस कहाँ तक पहुँचे। तो जो आप गोल डिसाइड करेंगे कि ये बिजनेस यहाँ तक पहुंचे तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको फिर डिफरेंट पोर्शन में प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप उस प्लानिंग को चेंज भी कर सकते हैं, उस प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए फिर आगे निकलेंगे, फिर अगली प्लानिंग। तो वो जो आपने जिस जगह बिजनेस को लेके जाना था उस जगह पहुंचने के लिए जो डिफरेंट प्लानिंग से होते हुए जब आप पहुंचेंगे तो ये आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कामयाबी होगी। दोस्तों एक और बात कि जब भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है
तो इसमें टॉप से बॉटम तक पूरी मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ का शामिल होना ज़रूरी है। मकसद ये है कि ये वन मैन डिसीजन नहीं है। स्ट्रेटजी बनाना या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना वन मैन डिसीजन नहीं है कि आपकी मैनेजमेंट में से किसी एक बंदे ने, टॉप से किसी CEO ने या किसी डिपार्टमेंटल हेड ने एक पॉलिसी बना दी और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे भिजवा दिया। तो जब ये पॉलिसी नीचे आएगी तो बहुत से लोग उस पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि हमें तो इसका पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रही, तो आपने हमें पूछा ही नहीं कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम है और हम पहले से जो काम कर रहे हैं उसको किस तरह से हम हैंडल कर रहे हैं, आपको पता नहीं। और आप जो ऊपर से नया काम दे रहे हैं इसको हम किस तरह से संभालेंगे, काम तो हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, हमें नहीं समझ आ रही। तो ये वो इसको बर्डन समझेंगे और वो स्ट्रेटजी जो आपने बनाई होगी वो फ्लॉप हो जाएगी। तो इसलिए जब भी कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है वो टॉप टू बॉटम जितने भी लोग उस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन सब को उसमें शामिल किया जाता है ताकि हर बंदा अपनी इनपुट दे, क्योंकि हर किस्म की स्ट्रेटजी जो प्लानिंग होगी वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉटम लाइन से ही होगी, क्योंकि वर्कर हमेशा नीचे होते हैं। तो किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कामयाबी का दारोमदार उसी वक्त उन लोगों पे होगा जो कि उसमें शामिल होंगे। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के 4 इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं। कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट हमेशा जब भी वो कुछ प्लान करेगा किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए या ओवरऑल कंपनी के लिए, जब भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाएगी तो वो 4 पोर्शन पर डिपेंड कर रही होती है। उसमें नंबर 1 तो हम ये देखते हैं कि अभी हम किस जगह खड़े हैं, और नंबर 2 हम जाना कहाँ चाहते हैं, और नंबर 3 हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे, और नंबर 4 वहाँ पहुँचने के लिए हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे डिफरेंट चीज़ों को जो कि हमने प्लान करनी है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हमेशा 4 पोर्शन पर डिवाइड किया जाता है। अब जो हम अभी एग्जिस्टिंग हमारी क्या पोजीशन है, इसको हम मिशन कहेंगे कि जो हम कर रहे हैं, जो कंपनी का प्रोजेक्ट है या डिपार्टमेंट में जो हो रहा है, जो भी जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको हम मिशन कहेंगे। और हम जाना कहाँ चाह रहे हैं अगले 5 साल 10 साल, जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसके लिए जो आप टाइम डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 5 साल किया तो अगले 5 साल में आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो इसको हम विजन कहेंगे। तो नंबर 1 मिशन, नंबर 2 विजन, और नंबर 3 है गोल्स, कि जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, यानी आपके गोल्स क्या है ना, कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे। और नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप उन गोल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। आप वो चीज़ें जो उस गोल को अचीव करने के लिए आपने करनी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं। तो आप कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको हम कहेंगे विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो आप इसको मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं या विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। यानी कि पहले आप मिशन को कर लें या विजन को कर लें। विजन आपकी वो स्टेज है जहाँ पे आप खड़े हैं, और मिशन आपकी वो स्टेज है जहाँ पर आप खड़े हैं, और विजन आपकी वो स्टेज है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो पहले आप विजन ले लें कि हमने वहाँ पर जाना है, और उसके बाद आप मिशन ले लें कि अभी आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, इसको हमने अचीव करना है। तो इस डिस्टेंस को पार करने के लिए आपको कुछ गोल डिसाइड करने पड़ेंगे, और उन गोल को अचीव करने के लिए आपके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे जिनको इम्प्लीमेंट करते हुए आप उन गोल को अचीव कर लेंगे। दोस्तों, इसी तरह विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव के जो 4 पिलर हैं जिनके ऊपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की इमारत खड़ी होती है, तो इनमें विजन और मिशन के दरमियान 4 पिलर और आते हैं जिनको स्वॉट कहा जाता है। इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि जब आप विजन डिसाइड करते हैं, यानी मिशन और विजन के दरमियान स्वॉट आता है कि करंटली आपकी जो स्ट्रेंथ है जहाँ पर आप खड़े हैं, और जो विजन आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो जो है और जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं उसके दरमियान स्वॉट आता है, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो मिशन के बाद आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर मैंने अपने विजन को अचीव करना है तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है और मेरा थ्रेट क्या है। दोस्तों, स्वॉट एनालिसिस को हम कुछ इस तरह से बोर्ड पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो मिशन हमारी वो स्टेज है जिस जगह हम खड़े हैं, और विजन हमारी वो स्टेज है जिस जगह हम जाना चाहते हैं।
लेकिन करंट पोजीशन से हम जो विजन देख रहे हैं, यानी जिस जगह हम जाना चाहते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जिस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, या हम अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम उस प्रोक्योरमेंट के प्रोजेक्ट को जिस जगह पे अगले 6 माह में देखना चाह रहे हैं, उसके लिए हम कुछ गोल डिसाइड करेंगे कि हमने इन तरीक़ों को अडॉप्ट करते हुए इस विज़न को अचीव करना है। जब हम वो गोल डिसाइड कर लेंगे तो इस गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव चाहिए, जो कि वो काम जो इनको करते हुए हम इस गोल पर पहुंचेंगे। जब हम इन ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे तो हम गोल अचीव करेंगे और इस गोल की वजह से हम अपने विज़न पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये मिशन, विजन, गोल और ऑब्जेक्टिव वो 4 पिलर हैं जिसके ऊपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बिल्डिंग खड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर लेंगे इन 4 के साथ, स्वॉट। दोस्तों, ये है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। दोस्तों, इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये आपके इंटरनल फैक्टर हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं। जैसे स्ट्रेंथ से मुराद है कि आपके पास एक कंपनी है, आपके पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास बिल्डिंग है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके पास मैन पावर अवेलेबल है, आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं। ये सारी वो स्ट्रेंथ हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है। मतलब आप कुछ कर रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, और आप जो कर रहे हैं अब आप उसको कहीं नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मेरे पास बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फंड्स अवेलेबल है, मेरे पास मैन पावर अवेलेबल है, मेरे पास ये सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं जिससे मैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस को चला रहा हूँ, जो कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसको सेल कर रहा हूँ, इनकम कमा रहा हूँ। तो ये जो मेरी स्ट्रेंथ है, इसको मैंने अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा। तो ये स्ट्रेंथ आपकी इंटरनल फैक्टर है और जो अवेलेबल है। इसी तरह आपके पास आपकी कुछ वीकनेसेस भी होंगी। दोस्तों, वीकनेसेस क्या हो सकती हैं? वीकनेसेस वो चीज़ें हैं जिनकी वो लिमिटेशन है, जिनसे बाहर आप काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपका प्लांट जो है वो फिक्स है, उसकी प्रोडक्शन फिक्स है। जैसे कोई मशीन अगर 1000 पीस 1 आवर बनाती है और आप 2000 पे जाना चाहते हैं, तो ये आपकी वीकनेस है कि आप 2000 पर नहीं जा सकते जब तक कि आप फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब आप प्लांट पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बिल्डिंग भी बड़ी करनी पड़ेगी, बिल्डिंग बड़ी करेंगे तो आपको HR भी ज़्यादा, मैन पावर ज़्यादा चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ती हैं, तो आप कुछ भी एडवांस नहीं कर सकते। तो ये आपकी वीकनेस है कि आपकी जो लिमिटेशन है वो आपकी वीकनेस है, जिसके अंदर रहते हुए आपको वो परफॉर्म करना पड़ रहा है। वो प्रोसेस जिसको आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके, वो आपकी वीकनेसेस हैं। इस तरह दोस्तों, नेक्स्ट जो 2 स्टेप्स हैं वो है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी भी लाजवाब हो सकती है। अपॉर्चुनिटी में आपके पास सेल ज़्यादा करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपको अपने कंपटीटर पर एज हासिल हो सकता है कि आप क्वालिटी वाइज उससे ज़्यादा बेहतर हैं, आपके पास ज़्यादा बड़ी मार्केट हो सकती है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या आप ऐसी जगह पर अपनी प्रोडक्शन
कर रहे हो सकते हैं कि जहाँ से आप टाइमली सप्लाईज अपने प्रोडक्ट की प्रोवाइड कर सकते हो ताकि एंड यूज़र उसको फ़ौरन यूज़ कर सके। जैसा कि WT की एग्जांपल है, अगर WT आपके नियरेस्ट प्लेस पे ना बन रही हो तो उसको वहाँ से फैक्ट्री से एंड यूज़र एंड सेल पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, जिससे उसकी शेल्फ़ लाइफ कम रह जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हर ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल होती हैं, जिनको देखते हुए वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को प्लान कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक कंपनी को जानता हूं, जब उन्होंने स्टार्ट लिया तो उनके बहुत सारे ऑर्डर जो हैं वो अफ़गानिस्तान से एक्सपोर्ट के ऑर्डर आए और पेशावर और सराउंडिंग एरिया से उनको काफ़ी सेल के ऑर्डर्स आए। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम लाहौर में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बेहतर है कि हम हत्तार में अपने प्लांट को इंस्टॉल कर लें ताकि हम अपने कस्टमर को एक बेहतर और टाइमली प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कर सकें। तो इस तरह से जो थ्रेट है ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, और थ्रेट में आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपकी अगर रिप्यूट डैमेज हो जाए तो ये एक थ्रेट है। तो आप अपनी रिप्यूट को डैमेज करने के लिए कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे कोई एक्सटर्नल फैक्टर उस पर इम्पेक्ट करे और वो आपकी रिप्यूट को डैमेज करे। तो जैसे रिप्यूट डैमेज हो सकती है, ये एक थ्रेट है, इसी तरह से डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो जब भी दोस्तों हम किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए सोच रहे होते हैं तो हमें जहाँ पर इन 4 फैक्टर जो कि मिशन, विजन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो हमें मिशन और विजन के दरमियान 4 और चीज़ों का एनालिसिस भी करना पड़ता है, जिसमें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है हमारी, और हमें थ्रेट किन चीज़ों का है। दोस्तों उम्मीद है आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मतलब समझ आ गया होगा कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है तो आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं, और उसके इम्पोर्टेंट 4 पोर्शन जो कि विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों जैसा कि पहले बताया कि जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को अपने डिपार्टमेंट से रिलेट करते हुए वर्क करेंगे, जैसे कि IT डिपार्टमेंट अपने वर्किंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगा, HR, अकाउंट्स, सेल्स, मार्केटिंग अपने डिपार्टमेंट में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगा आप डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो इसी तरह प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी अपने डिपार्टमेंट में स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग करेगा। तो फॉर एग्जांपल, और ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग 2 तरह की हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर और एक इंडिविजुअली डिपार्टमेंट के लेवल पर। तो जब फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रही है, वो अपना एक एनुअल बजट बनाती है कि हमने कितना बजट का पोर्शन जो हम बजट बना रहे हैं, जो हम अगले साल की एक्सपेंस के लिए रख रहे हैं, उसमें से हमने कितना पोर्शन परचेजेस पे खर्च करना है, कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है, कितना मिसलिनियस एक्सपेंस है और क्या सैलरीज का कितना पोर्शन है। तो इस तरह के जब वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बजट बनेगा तो इसी तरह से डिपार्टमेंट भी अपने बजट को प्रिपेयर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम देखेंगे कि वो रॉ मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके पैकिंग मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, उसके प्रिंट मटेरियल का कितना वॉल्यूम है, उसके डिफरेंट मिसलिनियस आइटम, IT आइटम, उसका फर्नीचर और सेक्टर, तो इनकी क्या प्रोपोर्शनल रेट है और कितना बजट इनके लिए चाहिए। तो इस तरह की जब प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी 1 साल की जो प्लानिंग होगी उसको स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग कहा जाएगा। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल और डिपार्टमेंटल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रिजल्ट होगा, अल्टीमेटली दोस्तों उसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल के प्रोसेस और बेटरमेंट के तरफ जाना चाहिए, और अल्टीमेटली होता भी ऐसे ही है। दोस्तों अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर रही है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को अडॉप्ट नहीं करता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है, तो इससे क्या डिफरेंट इम्पैक्ट आ सकता है, इसको मैं इस सिंपल सी एग्जांपल से आपको एलेबोरेट कर सकता हूँ कि आप एक फूड इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं और आपने हैसप या फूड सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेशन लेनी है। तो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो चाहती है कि आपका स्लोगन हो कि हम एक
सेफ फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी सेफ्टी के पीछे ये सिस्टम काम कर रहे हैं और हम आपको एक सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो है उसने उसकी स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग नहीं की। फॉर एग्जांपल आप चीनी परचेज कर रहे हैं, चीनी की प्रोक्योरमेंट हो रही है फूड आइटम की प्रोडक्शन के लिए, और वो चीनी आप पहले भी परचेज कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो आपने प्लान किया हुआ है, आपने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि हमने मंथली इतनी चीनी परचेज करनी है और वो सिस्टम चल रहा है। लेकिन अभी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी उसमें जो चेंज आई है कि हमने एक सेफ फूड का स्लोगन अनाउंस करना है, हमने फूड सेफ्टी पर जाना है, और आपने उसको उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं बना आपका डिपार्टमेंट, तो होगा ये कि आप रॉ मटेरियल को इंश्योर नहीं कर सकेंगे कि आपका रॉ मटेरियल जो आ रहा है वो सेफ फूड के लिए सेफ है या नहीं है। तो अगर आप भी उसकी ऑर्गेनाइजेशनल जो प्लानिंग हो रही है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो रही है, अगर आप भी उसको अपने डिपार्टमेंट के एंड पे फॉलो करते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग करें, तो उसमें ये होगा कि आप जिस भी सप्लायर से शुगर परचेज कर रहे हैं तो आप उससे कहेंगे कि भाई आपकी जो भी रॉ मटेरियल आए उसके साथ उसके टेक्निकल डाटा शीट, उसके MSDS, उसकी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस की रिपोर्ट्स आए, आपकी जो गाड़ी है वो फमिगेटेड हो, उसकी फमिगेशन की रिपोर्ट हो कि जब ये लोडिंग हुई तो आपकी व्हीकल जो है वो कंटेमिनेटेड नहीं थी, और जब हमारी फैक्ट्री में कोई भी व्हीकल एंटर हो तो उसके जो आउटर बॉडी है वो डस्ट फ्री हो, टायर जो है मड फ्री हो, या इस तरह के और डिफरेंट ऑप्शन जो भी फूड सेफ्टी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो चीज़ें मेंटेन की जा रही होती हैं, अगर आप उन चीज़ों को अपने एंड पे यानी अपने प्रोक्योरमेंट के लेवल पे भी ऐड करना शुरू कर दें और आप अपने सप्लायर्स को इंटीमेशन दें, आप उनको एजुकेट करें और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, तो ये जो प्रोक्योरमेंट आप पहले भी शुगर की कर रहे थे, लेकिन अभी जो प्रोक्योरमेंट होगी तो वो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से होगी जो कि अलाइन कर रही होगी आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के ऑब्जेक्टिव को। यानी अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे कि हमने फूड सेफ्टी पर जाना है, हमने एक सेफ और सिक्योर प्रोडक्ट को इंश्योर करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल भी अनाउंस हो रहा है। लेकिन जो एक्टिव बायर हैं जो कि उस रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, जो उस सेफ फूड के लिए आ रहा है, तो आप लोग उसको इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ जी हमारे जो रॉ मटेरियल है वो इस पैरामीटर पर सेफ प्रोडक्ट को इंश्योर कर रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, जो गोल को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, उसकी अलाइनमेंट के जो आप लोग जो प्लानिंग करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग होती है किसी प्रोडक्ट के लिए, उसको हम कहेंगे कि ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, और यही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जब हम अपने डिपार्टमेंट के लिए करते हैं, यानी जब हम प्रोक्योरमेंट के एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो उसको हम स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग कहेंगे। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इसको अपने लिए हेल्पफुल समझेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई कुछ इसमें और इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं और हम इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।